ये क्यों पूछा जाता है? मतलब मैं अगर मेरे हिसाब से अगर कहे कि सेट में ये क्यों आना चाहिए या यूपीएससी से क्यों पूछ रही है, तो रियलिटी में विद्यार्थी के आईक्यू जांचने का इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका नहीं है। देखो, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया और आप हिस्ट्री पढ़ के सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, वो आपकी मेमोरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताता है। अब कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है लेकिन मेमोरी खराब होती है, कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग खराब होती है। उन दोनों ही स्टूडेंट की एंट्री हो जाती है यूपीएससी में। हमें तो वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और मेमोरी भी ठीक ठाक है। आप जीएस का कोई भी सेगमेंट उठाइए जिसमें आपकी मेमोरी नहीं है, आपको तकलीफ आती है। लेकिन केवल यही इकलौता ऐसा सेगमेंट है जो मेमोरी से कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि ये पूरा तरह से आपके एनालिटिकल एबिलिटी पर डिपेंड है। मतलब आप किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो आप उसी दिशा में सोच पाते हैं जिस दिशा में राइटर ने वो जानकारी दी थी, कि आप अपने दिमाग से कुछ भी चीजों को शामिल कर देते हैं। इस बात को जांचने के लिए हम पूछते हैं कम्युनिकेशन स्किल के रूप में कॉम्प्रीहेंशन। ये जानने के लिए कि सच में आपका जो थॉट है वो राइटर के ही अकॉर्डिंग जाता है कि आप कहीं भटक जाते हो। कि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मान लीजिए कि वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पर वो पॉलिटी में बोलना राइटर कुछ और चाह रहा है और वो समझ उसका मीनिंग कुछ और रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन रियलिटी में उस स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी को जांचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी है या नहीं। बात समझ में आ रही है? अब हम अगर इसमें कोशिश करें तो कुछ 3-4 नियम मैं दे रहा हूं। सबसे पहला नियम, इसका कभी उल्लंघन नहीं होगा, नोट कर सकते हैं। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर, आंसर ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल गद्यांश पर ही आधारित होगा। आइए मैं इसके कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको, शायद उससे चीजें समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा एक कॉम्प्रिहेंशन में कि बच्चों में जो बचपन का एजुकेशन है उसको न मिलने का सबसे बड़ा कारण है वर्तमान की पेरेंट्स पीढ़ी जो है वो वास्तविक रूप में इतनी बिजी हो गई है कि वो बच्चे के पालन पोषण की जगह पर अपने स्टेटस और अपने वर्चस्व के लिए लगातार काम कर रही है। तो हो सकता है कि ये बात गलत हो, आपको लग रही हो, लेकिन लेखक तो क्या कह रहा है कि बात को रीजन दे रहा है। आपको भी लेखक के इसी रीजन को बच्चों के एजुकेशन न प्राप्त करने का रीजन मानना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट, रोजगार एग्रीकल्चर देता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है कि सबसे बेहतर रोजगार सर्विस सेक्टर में मिलते हैं और इसीलिए सर्विस सेक्टर पर सरकार ने और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेखक के अनुसार सबसे बेहतर रोजगार कहां मिलते हैं? सर्विस सेक्टर। भले आपका इकोनॉमिक्स कुछ भी बोल रहा हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका नॉलेज क्या कहता है इस चैप्टर में भी इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपने प्रश्न का उत्तर केवल किस पर देंगे? दी गई जानकारी। राइटर से बियॉन्ड आपको सोचने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी कह सकते हैं, जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड यूज होते हैं, जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड मतलब जैसे ऑल, ऑलवेज, ओनली, एवरी, ईच, कंपल्सरी, तभी, हमेशा, केवल,
प्रत्येक अनिवार्यतः कभी नहीं, ऐसे कठोर शब्द यूज हो, ऐसे शब्द 100 में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें इस शब्द के बावजूद भी वो आंसर सही हो, बट 100 में से 100 गलत होंगे, मतलब 100 में से 100, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। अगर आपका प्रश्न किस पर बेस्ड है? अजम्पशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पुनः समझा रहा हूं। अगर किसी ऑप्शन में ये शब्द मिले तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर अजम्पशन का प्रश्न है तो वहां ये ऑप्शन गारंटेड गलत है, वहां कोई सोचना ही नहीं है। वहां पर अगर अजम्पशन वाले प्रश्न में ये शब्द मिले तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। नॉर्मल में एक आध में हो सकता है, लेकिन अजम्पशन के सवाल में तो एक्सेप्शन ही नहीं है, सब के सब क्या होंगे? गलत। देखो, अजम्पशन का मतलब ये होता है लेखक का संभावित विचार, और जहां ये शब्द आ जाते हैं वहां लेखक के संभावित नहीं, गारंटेड विचारों की बात आती है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो बस इतनी सी बात याद रखो कि ये शब्द जहां भी आएंगे, किस ऑप्शन में आएंगे वो ऑप्शन, मैं बस इसमें क्या जोड़ रहा हूं, अगर अजम्पशन है तो गारंटेड गलत है, वहां तो सोचना ही नहीं कि कभी वो सही भी हो सकता है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, चूज एलिमिनेशन मेथड, मतलब आप इसमें यह मत बताइए कि प्रश्न में उत्तर बी आया, उसकी जगह आप यह बताइए कि ए नहीं होगा, ई नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसलिए उत्तर बी है। इसका मतलब आप 3 आंसरों को गलत साबित करिए और फिर बचे हुए को सही मानेंगे। गलत साबित करने के 2 आधार है। पहला, निश्चित ही सत्य, सर्टेनली ट्रू, या निश्चित ही असत्य। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब किसी भी प्रश्न को हम पढ़ते हैं और वहां लिखा हो कि कौन से कथन सही हो, तो उसमें आप एटलीस्ट 1 या 2 कथन में ये दावा कर सकते हैं कि सर कुछ भी हो जाए ये तो गारंटेड सही होगा, कुछ भी हो जाए ये तो गारंटेड। आप पहले उस बेस पर अपने 4 ऑप्शनों में जो एलिमिनेट हो सकते हैं एलिमिनेट करिए, फिर मान लेते 2 बचे। अब उन दोनों में देखिए कि आपके उत्तर के लिए क्या जरूरी है। मैं जब सवाल पढ़ाऊंगा तब आपको और दिखाऊंगा, लेकिन हम एलिमिनेशन किन बेसिस पर करते हैं? सर्टेनली ट्रू और सर्टेनली फॉल्स के आधार पर। क्लियर हो रही बातचीत? एक बार मैं रिपीट कर दूं, जिन नियमों की हम बातचीत कर रहे हैं, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित होने चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी गद्यांश के अतिरिक्त अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग इन प्रश्नों को हल करते समय नहीं करेंगे। यदि लेखांश में 3 या अधिक प्रश्न पूछे हैं तो पहले लेखांश को पढ़े फिर प्रश्नों को, परंतु यदि केवल 1 या 2 प्रश्न है तो पहले प्रश्न पढ़ सकते हैं। गद्यांश के विषय के बारे में यदि पूछा जाता है कि गद्यांश का टाइटल क्या है, गद्यांश का सब्जेक्ट क्या है, तो वो शुरुआत की पंक्तियों में होता है। अगर मैसेज पूछा जाए कि गद्यांश का संदेश क्या है तो आपको वो कहां मिलेगा? अंतिम पंक्तियों में। यदि गद्यांश का केंद्र बिंदु पूछा जाता है कि केंद्र बिंदु क्या है, तो जिस शब्द का उपयोग गद्यांश सबसे ज्यादा बार करता है गद्यांश में, वही उसका क्या कहलाता है? सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु। गद्यांश को हल करते समय निगमनात्मक विधि का उपयोग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब कि हम सर्टेनली ट्रू, सर्टेनली फॉल्स के आधार पर विकल्प हटाएंगे। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हमेशा निश्चित ही सत्य या निश्चित ही असत्य के आधार पर किए जाते हैं, अर्थात जो कथन निश्चित ही सत्य या असत्य हैं उसके आधार पर विकल्पों को हटाया या चुना जाता है। यदि गद्यांश में परीक्षक धारणा पूछता है तो, निष्कर्ष पूछता है तो, ये शब्द समझ लीजिए। अब निष्कर्ष मतलब एक ऐसी गारंटेड बात तो लेखक ने उस गद्यांश में दी होगी, सर्टेनली ट्रू वाली बात। तो निष्कर्ष एक ऐसा कथन होता है जो पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होगा, जिस पर कभी भी
किसी प्रकार का संशय विवाद नहीं होता और गद्यांश से प्राप्त होने वाला निश्चित परिणाम ही क्या कहलाता है। यदि परीक्षक न्यूनतम आवश्यक पूछता है तो एक ऐसा कथन होता है जो गद्यांश में निहित नहीं है। यदि गद्यांश में केवल, हमेशा, सभी, प्रत्येक जैसे शब्दों का उपयोग होता है तो इन्हें रेखांकित किया जाए, क्योंकि ये शब्द कथन के पूर्ण अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यदि गद्यांश में इन शब्दों का उपयोग विकल्पों में किया जाए, विकल्प हमेशा ही क्या माने जाएंगे, गलत। आइए जरा देखते हैं, मैं पढ़ते चलूंगा, आप सुनते चलना, मेनली सीखना है आपको। ये इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो आप इसको थोड़ा धीमा पढ़ेंगे। जब भी कॉम्प्रिहेंशन में कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर वाला आया तो आपके पढ़ने की स्पीड धीमी रखेगा। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ते चलेंगे। विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने पाया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कुल ऋण और इक्विटी निवेश में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दुगना होकर 12% हो गया है। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर। पोर्टफोलियो निवेश मतलब देश भर के जो शेयर मार्केट होते हैं, जनरली उसमें हुए इन्वेस्ट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जो अमीर देश है, उन अमीर देश से गरीब देश, जैसे हमारे जैसा विकासशील देश में जो शेयर मार्केट में निवेश हो रहे हैं, वहां के लोगों के वो पिछले 10 वर्षों में डबल हो गए। मतलब हमारे देश में अमेरिकन, कनाडियन, यूरोपियन लोग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ये बात अब समझ में आई? तो अपने दिमाग को इसका मीनिंग भी बताते चलिए। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव संभावित है। ऑब्वियसली जब ये बात पता चलेगी तो जो भी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो तो सोचेंगे कि अच्छी खबर है, विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है, क्योंकि ऋण और इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता रहा। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है, मतलब एक डर भी बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, अमेरिका का बैंक का नाम है, मात्रात्मक ढील नीति में आसन्न उत्क्रमण होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अब ये देखना, मैं गारंटेड कह सकता हूं इस शब्द के कारण आपने त्याग दिया होगा कि नहीं होने वाला है। अब क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिक्स आना चाहिए, मैं थोड़ा बता देता हूं। ये खबर लगभग 2013-14 के जमाने की है। अमेरिका का रिजर्व बैंक ने, अमेरिका की हालत खराब थी तो इसलिए अपने बैंकों को बहुत सारी छूट दी थी, बहुत सारी मदद की। तो उनका कहना यह था कि उस बैंक ने उनको मदद की तो ये लोग पैसे ज्यादा होने के कारण हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करने आ गए। इस दिन वो मदद वापस ले ली जाएगी, मात्रात्मक ढील में उत्क्रमण होगा, मतलब वो वापस देगा पैसा। भारत से उतना ही तेजी से पैसा वापस जाएगा। इसे नाम दिया जाता है टेपर टेंट्रम। इस साल चर्चा में आया था, हमारी वित्त मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, टेपर टेंट्रम जैसी कोई घटना नहीं, इसको टेपर टेंट्रम कहते। तो एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया से खतरा पड़ सकता है। आप चलो मान लेते हैं आपको ये चीज ना समझ में आई, लेकिन एक बात तो समझ में आई, इसमें दो पहलू हैं कि एक तो फायदा है लेकिन दूसरी तरफ नुकसान नहीं है, खतरा है। देखो, खतरा होना अलग चीज है और नुकसान होना अलग चीज। ये तो बात समझ में आ रही है ना कि इससे विकासशील देशों को एक खतरा हो सकता है। ये कहानी समझ में आई? आइए जरा, वो कह रहा है कि इन्फेरेंस पूछे, कंक्लूजन पूछे, परिणाम पूछे, कुछ भी रहे इसका मतलब लिया जाएगा, निष्कर्ष पूछ रहा है वो। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए देशी पोर्टफोलियो निवेश अच्छे नहीं है। देखो, उसने अच्छा भी कहा और खतरा भी कहा, समर्थन भी किया और खतरा भी कहा। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती है। उसने विश्व के बारे में नहीं बताया, विकासशील के बारे में बात चल रही। तो ये तो दावे के साथ कहोगे कि सर ये नहीं हो सकता, बाकी अभी नहीं पता हमें। भारत को भविष्य में
क्या उसने भारत शब्द कहीं भी उदाहरण में दिया है? लेखक भारत के बारे में तो जिक्र ही नहीं कर रहा है। हम कहेंगे कि ये तो गारंटेड, क्योंकि ये ही नहीं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का क्या उसने ऐसा कुछ संदेह व्यक्त किया है कि नहीं? गारंटेड। विश्व की वित्तीय स्थिरता, और वो विश्व की वित्तीय स्थिरता में मेनली खतरा किसको बताने जा रहा है? ना भारत की बात कर रहे हम, बल्कि वो बात कर रहे हैं एक तरीके से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है। तो आप अब ए और डी में अगर सोचेंगे थोड़ा 30 सेकंड, तो आप बता पाएंगे कि हाँ उत्तर किसके नजदीक ज्यादा जा सकता है। मैंने अपने थॉट में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लाया है, जो दिया है उसी के आधार। पुनः एक और सवाल पर आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं है। ये वित्तीय और फंक्शनल रूप से अशिक्षित है। थोड़ा अंग्रेजी यूज करिए, जहां तुम्हें हिंदी शब्द कठिन लगे ना वहां अंग्रेजी यूज करना। और टेक्नोलॉजी के साथ इनका अनुभव नगण्य है। इनकी बात कर रहा है लेखक, ग्रामीण अनपढ़ लोगों की, जो कि टेक्नोलॉजी से उतने जानकार नहीं है। एक विशेष क्षेत्र में जहां मनरेगा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे गरीबों को दी जानी होती है। एक रिसर्च अध्ययन किया गया, पाया गया कि मजदूरी प्राप्त करने वाले प्राय मान लेते हैं इस प्रक्रिया में गांव के नेता की मध्यस्थता जरूरी है, जैसे कि पूर्व वाली व्यवस्था में ऐसा करना पड़ता था। एक रिसर्च की तो उनको लगता है आज भी कि डिजिटल रूप में भी हमें मुखिया जी को साथ में लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। इस रिसर्च के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता रखने वाले, दावा करने वाले परिवार में से 33% परिवारों ने बताया कि अभी भी मनरेगा की मजदूरी नगद रूप से वो सीधे गांव के नेता से ही, मतलब डिजिटल रूप होने के बावजूद भी वो मुखिया के माध्यम से ही प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब मुखिया की कोई जरूरत। क्या इस कॉम्प्रिहेंशन का इशारा है? अगर आप इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े तो लेखक क्या प्रॉब्लम बताना चाह रहा है? डिजिटल इलिटरेसी, डिजिटल असाक्षरता, अवेयरनेस की कमी है। हमसे पूछा गया है संदेश क्या है? मनरेगा का प्रसार केवल उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता है। कहीं भी है ऐसा वर्णन? आप कहेंगे सर कुछ भी हो, ये तो बकवास है, ये तो नहीं होगा, मेरी श्योरिटी है। पहला एलिमिनेट किया। वर्तमान परिदृश्य में कागजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से ज्यादा बेहतर थी। ऐसा कुछ नहीं, उसने तो उल्टा कहा कि कागज जैसा वो सोचते थे। और कभी भी वर्तमान की डिजिटल से ज्यादा एफिशिएंट तो है ही नहीं, पूरी तरह से गलत। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना नहीं था, यही तो करना था, क्योंकि पैसे का फाइनल टारगेट, बेनिफिट जो मिलता था वो उसको नहीं, बिचौलिए ही बीच में आ जाते थे। तो ये तो उल्टा खिलाफ चला गया। ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना, क्या कहेंगे हम? रियलिटी में आप जब प्रश्न को पढ़ते हैं ना, तो आप उसके अर्थ को निकालने की कोशिश नहीं करते, आप केवल रीडिंग करते, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। और जब मैं पढ़ रहा हूं तो आपको मैं समझाते चल रहा हूं। मतलब आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए समझना पड़ेगा, तब जाकर मैं उसका उत्तर। आप केवल उसको रीड कर रहे हो तो वो तो न्यूज़पेपर है, कहानी किसी को समझ में नहीं आएगी। बीच बीच में रुक कर अपने आप को बताइए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। जैसे खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा यात्रा करते हैं। किराना भंडार, सुपर मार्केट,
प्रोसेस खाद्य पदार्थों से भरे पड़े। प्रोसेस खाद्य पदार्थ, चिप्स, बिस्किट, केक, ये जितने भी प्रोसेसिंग, अचार, जो वर्तमान में डिब्बा बंद खाना चल रहा है, ये सब जो जूस, रियल जूस आए हैं, ये सब क्या हैं? प्रोसेस फूड है। तो ये अब मार्केट, अब पहले दिखते नहीं थे, लेकिन अब तो मार्केट में दुकान में जाएंगे तो यही दिखते हैं। तथापि प्राय उससे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़े हैं। पर्यावरण पे खतरा बता रहा है वो। तो लंबी दूरी तक खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाला प्रदूषण, गाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह, प्रोसेसिंग और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थ बर्बाद भी होते हैं। वर्षा प्रचुर वनों का विनाश होता है, वर्षा वनों को भी हम नुकसान पहुंचा रहे। पोषक अंश में कमी आती है। प्रिजर्व और पैकिंग की बढ़ी हुई मांग के कारण हमें इसकी वर्षा वनों के कागज, इनकी जरूरत पड़ती है। खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है और इस कारण से लोगों तक पोषण भी पर्याप्त नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्र से आते जो अपनी जनसंख्या को बेहतर खाद्य पदार्थ, मतलब लेखक ये मान रहा है कि ये खाना भले ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन कहां से? उन लोगों का ही पर्याप्त पोषण नहीं हुआ और खाने को क्या कर दिया गया? दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो क्या क्या चैलेंज बताए हैं? पर्यावरण के नुकसान बताए हैं, न्यूट्रिएंट की कमी बताई, और वहां की खुद की पॉपुलेशन भी भूखी बताई है। कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थ पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूल एक व्यवहार है। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अगर आप पैकेजिंग फूड यूज करोगे तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार माने जाओगे कि नहीं? पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि आप जब उसको खा रहे हो इसका मतलब आप उन पे डिपेंड हो, और डिपेंड हो तो ये जो कारण उसके पैदा हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल। और अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो आप ये काम पर्यावरण के हित में कर रहे हो, अनुकूल कहलाओगे कि नहीं? क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थ पर निर्भर न होना एक पर्यावरण अनुकूल व्यवहार है या नहीं? लेखक यही तो बोल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालते हैं, पर्यावरणीय खतरे बढ़ते हैं। लंबी दूरी खाद्य पदार्थ के परिवहन प्रदूषण के साथ साथ हमारे वर्षा वनों पर दबाव डालते हैं या नहीं? आंसर आना चाहिए था केवल और केवल सी, मतलब पहला। और अब मैं इस सवाल में एक सजेशन दूं तो ऐसे सवाल आपको भी करते आने चाहिए। कारण यह है क्योंकि आप में से कई सारे लोग शायद इस आंसर तक ना पहुंचे दूसरे वाले में, क्योंकि बोझ डालते हैं। ये आपको लाइन यहां याद आनी चाहिए। और कैसे याद आ पाएगी? कि मैं केवल पढ़ नहीं रहा हूं, समझ रहा हूं। और आपकी प्रॉब्लम है कि आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो आप केवल रीड कर रहे हैं, आपको रुक रुक कर उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा। फिर से, एक धान्य कृषि करने में बड़े रिस्क है भाई। कोई एकमात्र बीमारी विश्व भर के खाद्य उत्पादन की कतारों का समूल नाश कर सकती है। एक भयप्रद संभावना यह है कि इसकी बढ़ती हुई और अपेक्षाकृत धनाढ्य जनसंख्या 2050 तक 70% और अधिक खाद्य का उपभोग करेगी। तो पहले तो समझते हैं, एक धान्य, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर की बात है। पूरी दुनिया के लोगों ने मान लो चावल उगाया और एक बीमारी लग गई, पूरा चावल खत्म हो जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसके साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि आने वाले टाइम में 2050 तक 70% फूड की डिमांड और करेगी। परिवर्तित होती जलवायु से यह जोखिम और बढ़ गया। जैसे जैसे ग्रह गर्म होगा और मानसून वर्षा में तीव्रता आएगी, एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएगी। उत्तर अमेरिका को अधिक गहन सूखे का सामना करना होगा। फसल के रोग नए परिणामों तक, मतलब एक तरफ तो हमें बताया कि एक जैसी अगर आप फसल बोओगे तो उसके तो खतरे है ही,
लेकिन आने वाले टाइम में जब जब ज्यादा डिमांड रहेगी भोजन की, तो क्लाइमेट चेंज के कारण ये खतरा और भी, तब एक तरफ रिस्क और क्लाइमेट चेंज के कारण उस रिस्क का और उसके प्रसार में बताया कि एशिया में तकलीफें आ जाएगी, उत्तर अमेरिका में सूखा होगा, एशिया में बाढ़ग्रस्त, एक उदाहरण दिए उसने। समझ में आ गया है? कौन सा संदेश? फसल अनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विरुद्ध बीमा है। अब ध्यान से सुनना, क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आप एक फसल नहीं, डाइवर्सिफाइड फसल बोएंगे तो आप भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि उसने शुरुआत में क्या बताया, एक कल्चर अगर आप करते हैं तो उसका तो रिस्क रहता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वो रिस्क और भी। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड रहोगे तो आप भविष्य में सुरक्षित रहोगे। पॉसिबिलिटी है, बहुत अधिक रिस्क होने के बावजूद विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय एक धान्य कृषि है, बल्कि वो तो ये तो अधिक से अधिक अनुवांशिक तौर पर रूपांतरित फसलें। मुझे बताओ, पूरे कॉम्प्रिहेंशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में कहीं जिक्र है? जलवायु परिवर्तन और उससे खाद्य की कमी से एशिया और उत्तर अमेरिका सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगे। क्या उसने ऐसा कहा कि दुनिया में बाकी जगह सुकून रहेगा और ये सबसे खराब होंगे? वो कह रहा था, उदाहरण दे रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है कि दुनिया से सबसे ज्यादा बुरी तरह ये होंगे। उसने अपने उदाहरण में बताया कि एशिया की कृषि भूमियां बाढ़ग्रस्त हो जाएगी, उत्तर अमेरिका में ज्यादा सूखे का सामना करना होगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि दुनिया की कंपैरिजन में केवल यही सारी चीजें आएगी। हम कहेंगे कि इस प्रश्न में क्योंकि ये तो नहीं हो सकते, इसलिए उत्तर ये भी कठिन प्रश्न है। कारण ये है क्योंकि इसमें आपको उस जगह तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। अब इसके लिए दो नॉलेज होने चाहिए, एक तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और आप उसके साथ अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो। अब जरा मैं चाहूंगा यहां पर ट्राई करिए इस सवाल की जगह पर, अभी ये वाला सवाल मैं चाहूंगा, सृजनशील समाज। आपके पास टाइम है, 1 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूं। खुद को बताते चलेंगे क्या बोल रहा है राइटर। समझते जरूर चलिए, केवल पढ़ना नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है लेखक? हाथ खड़ा करके कोई बता सके तो मैं समझू कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाँ बताओ। एक है और, इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में उस लेखक ने क्रिएटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं और किन बेसिस पर हम क्रिएटिव सोसाइटी होने का दावा कर सकते हैं, लेखक इस कॉम्प्रिहेंशन में वर्णन कर रहा है।
उसने सबसे पहले बताया कि सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को दर्शाती है जब बड़ी संख्या में उस समाज में विरोधाभास मुखर और जब आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तभी समाज क्या बन पाता है, क्रिएटिव सोसाइटी। यह उस समय सर्वाधिक स्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। जैसे विकासशील देशों में किसानों का, जनजातियों का उमड़ कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्ता और आत्मनिर्णयन के लिए आंदोलन, फिर वह किसान आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो या पर्यावरणीय आंदोलन या नारी आंदोलन, जब ये आंदोलन उत्पन्न होते तभी तो पता चलता है कि सच में यहां क्या है, कहीं ना कोई दिक्कत है, और तब सरकार भी उनके लिए कदम उठाती है। इन सामाजिक आंदोलन के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देश में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलन की उपस्थिति मात्र ही देश में सृजनशील समाज का उदय तय कर देती। दैट मीन्स क्रिएटिव सोसाइटी तभी बनेगा देश जब विरोधाभास होंगे, और केवल होंगे नहीं, मुखर होंगे। जब वो विरोधाभास लोग अपने मांगों को लेकर सड़कों पर भी आएंगे, तभी क्या क्रिएट होगा, क्रिएटिव सोसाइटी। क्रिएटिव सोसाइटी से क्या निहितार्थ हैं, और ये स्टेटमेंट है 1, 2, 3, 4। ये 1, 2, 3, 4 है। अब देखो, मैं कहूंगा कि ये सवाल कभी स्किप मत करिए। क्यों? क्योंकि इन 4 बातों में, अब मेरी थ्योरी समझाने का समय आ गया जो मैं बताना चाह रहा था, इन 4 में कोई एक तो होगा ऐसा जिसमें तुम ये दावा कर सको कि सर ये गारंटेड सही या गारंटेड गलत। ठीक है, चारों पढ़ते हैं। एक समाज जहां विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन होगा। मुझे बताओ, कहीं है ये ऐसी बात? आप क्या दावा करोगे? गारंटेड। आइए, हमने कहा कि सर अगर गारंटेड की बात है तो ये उत्तर तो नहीं हो। एक समाज जहां सामाजिक असमानताएं स्वीकार कर ली जाती है, वहां कोई विरोध नहीं करता। क्या क्रिएटिव सोसाइटी ये है? आप कहोगे सर दूसरा तो गारंटेड। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर गौर कर, मतलब अब उत्तर ये तो श्योर है कि या तो बी होगा या, जरा दोनों उत्तरों पर गौर करो तो दोनों में स्टेटमेंट 4 तो है ही। मतलब तुम्हारे आंसर का डिसीजन कौन लेगा? 3 कि चौथे का कोई मतलब नहीं रहा। अब सारा खेल किस पर है? अगर तीसरा सही है तो उत्तर, अगर तीसरा गलत है तो उत्तर। तो आपको किस पर फोकस करना है? एक समाज जहां बड़ी संख्या में अंतर विरोध मानने पड़ते कि भाई उनका और हमारी चीज अलग अलग है, यही कह रहा है वो। जहां बड़ी संख्या में विरोधाभास मुखर और माने जाते हैं कि हाँ हमारे और उनकी चीजें क्या हैं, अलग अलग है। तीसरा तो गारंटेड सही होगा, और इसलिए उत्तर आ जाएगा केवल और केवल ऑप्शन। एक और सवाल इसी पर। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्तियां कौन कौन सी हैं? तो उसने सामाजिक आंदोलन में बताए थे आत्मनिर्णय के आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी आंदोलन, किसान जनजातियों का मर कराना, ये उदाहरण बताए थे। क्या उसने ये कहा था कि यह आंदोलन आक्रामक और दाहक होते हैं? उसने कहा कि इसकी तीव्रता हर जगह पर अलग अलग हो सकती है। तो पहला वाला गारंटेड, और जब पहला वाला नहीं हो सकता तो अब उत्तरों पर गौर करो पुनः।
दूसरा चौथा, तीसरा चौथा। मतलब चौथे पर तो गौरी मत करो, वो तो सही है ही। अब खेल बचा या तो दूसरे से देखते हैं, समझ में आ जाए। पूरे कॉम्प्रिहेंशन में एक्सटर्नल फोर्स की कई बात है। गारंटेड आप कहेंगे कि सर ये तो हो ही नहीं सकता है, मुझे नहीं पता तीसरे और चौथे में क्या लिखा, मैंने पढ़ा नहीं। पर गारंटेड उत्तर, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में इस मेथड का यूज आप ज्यादा करेंगे। जब भी आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करें तो आप श्योरली इस बात पर गौर करें कि कौन सर्टेनली ट्रू और सर्टेनली फॉल्स है। अब मैं आ रहा हूं थोड़ा सा कठिन वाले कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं। 2020 लेटेस्ट वाले कॉम्प्रिहेंशन हम देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि अभी अजम्पशन बेस्ड है। अजम्पशन बेस्ड में थोड़ी कहानी सुन लीजिए। जब भी मैं आपसे कहूं कि अजम्पशन का मतलब होता है लेखक का सोच मतलब उसके अंदर की बात पकड़ना कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इसको कहते हैं इशारे समझ लेना। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा कि भाई आज की तारीख के हिसाब से देखा जाए तो अब अप्रैल खत्म हो रहा है और मई शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। तो यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे जरूरी टाइमिंग होता है 12 से 13 महीने हमें पढ़ने को मिले। तो जो 2024-25 के विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे आइडियल टाइम है। और क्योंकि वर्तमान में हमारी संस्था सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, इसलिए यही सबसे आदर्श समय है जब आप अपने सब्सक्रिप्शन को या अपने एडमिशन को इस समय सिक्योर कर लीजिए। कि तैयारी के लिए पर्याप्त टाइम होना चाहिए। इशारा क्या है? एडमिशन बढ़ाइए और क्या है। अब जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूं, लेखक देखो, अब मैंने बोला तो नहीं डायरेक्ट कहीं, मैंने कहीं बोला क्या कि एडमिशन लो, मैं तो कह रहा हूं पर आपने इशारा पहचाना। जैसे एक माता पिता है अपने बच्चे से कह रहे हैं, 7 साल का बच्चा है, उससे कह रहे हैं कि देखो बेटा, आप अगर ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो इससे दांत खराब हो जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं और आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। जबकि हम जानते हैं कि बच्चे में दांत दूध के अलग और परमानेंट टीथ अलग आते हैं। तो माता उसको डरा क्यों रही है? चॉकलेट को इनडायरेक्टली माता मना करना चाहती। तो हमें इशारे समझने के, अच्छा माइंड सेट भले ही बोल कुछ रहे हैं लेकिन मेन टारगेट कुछ और ये। अजम्पशन में राइटर का डायरेक्शन पकड़ना है, तो उसको थोड़ा पढ़ो तो राइटर तुम्हें समझ में आ जाए कि इशारों में ही क्या बोलना चाहता है। ठीक है, जैसे अब मैं एक और बोल रहा हूं, आप मुझे बताना मैं क्या बोलना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से हिंदी माध्यम में यह हमेशा ही दोषारोपण होता रहा कि हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। लेकिन यदि इस पूर्ण मसले पर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि दोहरी गलतियां दोहराई गई है। एक तरफ हिंदी माध्यम का विद्यार्थी सही प्रकार के रिसोर्स नहीं अपना पाता और वही दूसरी तरफ प्रारंभिक परीक्षा में उसके चयन की संभावनाएं लगातार कम हो रही हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में बदलता परिवर्तन जीएस का और सीसेट का वह उसके अनुरूप अपनी तैयारी को बदल नहीं पा रहा है। और हिंदी माध्यम में या साधारण भाषा में प्रथम जो पहला स्टेप है वही सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है और इसी कारण से अंतिम परिणाम में कमियां आ रही है। तो लेखक का इशारा क्या है? लेखक ये बोलना चाह रहा है कि असफलता के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार कारक है वो विद्यार्थी है कि वह उसके अनुरूप बदलाव नहीं कर रहा है। लेखक के विचार पकड़ने हैं हमें। आइए जरा देखते हैं। भारत में निजता के अधिकार का वर्तमान फोकस, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होगा यदि वो सभी स्थितियों में प्रभावी हो, सभी के लिए हो
उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है। मतलब मान लीजिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे देश में है या नहीं है। अब मान लीजिए मैंने अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार का उपयोग करके अपने विचार व्यक्त किए यूट्यूब पर, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आए और वे लोग लाठी डंडा लेकर मेरे तक पहुंच गए। अब इमेजिन करो कि उन्होंने मास्टर की पिटाई कर दी, मैं सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा कि भाई मेरे अधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ। तो वहां पर महान्यायवादी आए भारत सरकार के, महोदय हमने तो नहीं किया। तो क्या सरकार का दायित्व केवल यही था कि वो मेरे अधिकार का हनन ना करे, बल्कि ये दायित्व था कि ना वो खुद करें ना किसी को, अगर ये नहीं है, मान लो ये सिक्योरिटी मेरे पास नहीं, तो आगे लगता है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर पाऊंगा। क्योंकि वर्तमान के लोग आजकल जो ट्विटर और यूट्यूब पर एक्टिव हुए हैं, वो किसी भी छोटी से छोटी बात पर कब आरोप लगा दें कोई कह नहीं सकते। और उसमें ऐसा कुछ नहीं कि केवल वर्तमान, आप भी प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि 2-3 महीने पहले आर यू सीरियस नाम का एक वीडियो हमारा आया था, तो उसमें हमारे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं मधुकर सर पहले तो बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन अब नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं। मतलब आप भी बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, प्रभावित, और आपको लगेगा कि अच्छा मास्टर के पास पैसा आया तो हवाबाजी की होगी। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि अधिकार तभी पूरा माना जाएगा जब सरकार उस अधिकार के संरक्षण की भी गारंटी और व्यवस्था ले। तो देखो वही लेखक कह रहा है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को कोई गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल, इसके लिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं, अपितु सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि कोई गैर सरकारी पक्षकार भी इसको अवरुद्ध करने में सक्षम। अब देखो रियलिटी में आप मानो या ना मानो, कॉम्प्रिहेंशन बहुत गहरी सोच के साथ दिया गया है। और मैं किस बात से चिंतित हूं, मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में इतनी गहरी बात दी है। मेरे हिंदी माध्यम का लाल उतनी गहरी सोच अभी विकसित नहीं कर पा रहा है, और फिर वही आरोप लगेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें ट्रांसलेशन का तो कोई दोष नहीं कहोगे, और उसका जो थॉट है वो रियल में बहुत गहरा है। अब जब मैंने आपको उदाहरण बताया तो आपको इस कॉम्प्रिहेंशन की मेन थीम समझ में आई कि राइटर बोल क्या रहा है। और ये सोच समझने के लिए जरूरी है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड करें। In India, the current focus on the right to privacy is based on some new reality of the digital age. A right is a substantive right only if it works in all situations and for everyone. A right to free expression for an individual about the exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of the security that guarantee that private force cannot be used to thwart this right. The role of the state, therefore, is not just to abstain from preventing rightful free expression, but also to actively ensure that private parties are not able to block it. लेखक ने बहुत गहरी बात बताई है। सरकार को यह बताया कि आप हमें यह मत बोलो कि मैं तो अधिकारों का हनन नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप यह भी तय करो कोई दूसरा भी मेरे अधिकारों का हनन, क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि सरकार मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 13 में कानून नहीं बनाएंगे वो। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति लाठियां लेकर आ जाए तो सरकार का दायित्व है कि वो अपनी पुलिस व्यवस्था के तहत उन लाठी वालों को कंट्रोल करे, ताकि मैं अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग कर सकूं। पूर्व धारणा क्या है, लेखक का थॉट अब ध्यान से समझना। जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए वो तो गारंटेड गलत। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। लेखक कह रहा है या नहीं इशारों में?
पहला वाला तो गारंटेड उसका अजम्पशन है, लेखक का सोच है, मतलब आंसर या तो ए होगा। अब लड़ाई दूसरे और तीसरे पर बची है। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिक की निजता के अधिकार का हनन, लेखक चिल्ला रहा है, ये भी सुनिश्चित करो। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिक की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। वो तो आरोप लगा रहा है कि वर्तमान डिजिटल व्यवस्था में ही इसके हनन होने की संभावना है। मतलब अगर ये ना भी समझ में आए तो दूसरा तो गारंटेड है, और अगर दूसरा गारंटेड है तो उत्तर क्या आ गया? पूर्व धारणा के सवाल रियल में सिंपल है, बशर्ते अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाए। रीडिंग करना नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन समझने पर फोकस करना। फिर से ट्राई करिए जरा, मैं इसको फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर अनुवांशिक रूपांतरित फसल एकल लक्षण के लिए अनुवांशिक रूपांतरित है, मतलब वर्तमान में जो भी इस समय जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनमें केवल कितना चेंजेस किया गया है? एक कैरेक्टर का। भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए अनुवांशिकीय रूपांतरण होना सामान्य मानक होगा। मतलब आज तो एक ही लक्षण के लिए मॉडिफाइड हुआ, लेकिन भविष्य में कई लक्षणों के लिए मॉडिफाइड किया जाएगा। अतः कृषि में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका और उसके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है और उसको जो रेगुलेट करने की सरकार की व्यवस्था है वो केवल वर्तमान की फसलों के आधार पर नहीं कर सकते, हमें आगे भी और देखना पड़ेगा, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित है ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है, ताकि बुरे प्रभावों को कम से कम करते हुए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में मददगार है। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियां और सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राइटर की थॉट पर आते हैं। राइटर ने पहले तो कहा कि आज जो चेंज हुए हैं जेनेटिकल टेक्नोलॉजी में, उसके आधार पर जो रेगुलेशन आज आप बना रहे हो भविष्य में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। दूसरा, बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशन के रूप में हमें इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। हम उसको छोड़कर आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब बायोटेक्नोलॉजी भविष्य में भी बहुत बड़े स्तर पर यूज होगी, यह संभावनाओं व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें अभी से अपनी व्यापार नीति और इंटरनेशनल ट्रीटी और सम्मेलन में इन दायित्वों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जरा देखते हैं प्रश्न क्या है। अब देखो ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें हमें गलती नहीं होगी। ऐसे सवाल करने चाहिए, क्योंकि केवल एक भी मिल गया कोई गारंटेड तो एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। मतलब आज जैसे नियम बन रहे भविष्य में भी ऐसे ही बनेंगे, जरूरी है। अभी ये और भी डेवलप्ड होगी। क्या ये बात सही है या नहीं? हम कहेंगे कि लेखक ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, मतलब ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय लेने के लिए लोगों के भागीदारी, मुझे बताना पूरे कॉम्प्रिहेंशन में उसने कहीं कहा हो कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए? है कहीं पर भी लोगों के पार्टिसिपेशन की बात? मतलब ये तो गारंटेड गलत है। और अगर ये गारंटेड गलत है तो मुझे अभी नहीं पता तीसरे और चौथे में क्या लिखा है, लेकिन इसका आंसर केवल, मैं पुनः बता दूं, याद रखेंगे जब भी इस पैटर्न के सवाल आएंगे तो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा जरूरी ये बात आनी चाहिए, क्या कोई एक भी ऐसा है जिसे आप दावे के साथ कह सको कि ये तो नहीं होगा।
मान लो कि आप पहला न भी निकाल पाते, केवल ये निकाल पाते कि सर लोगों की भागीदारी, तो कहीं वर्ड यूज ही नहीं किया उसने, वो तो सरकार को नीति निर्माण करने और अंतरराष्ट्रीय संधियों की बात कर रहा है। तो आंसर तब भी क्या आ जाता आपका, जैव प्रौद्योगिकी नियम में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप से शामिल होना देश की व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रभाविता में, हमें उसने ऐसा कुछ नहीं। बट अगर आप दूसरा और चौथे में कोई भी एलिमिनेट कर पाए तो उत्तर निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अजम्पशन में जब आप प्रश्नों को हल करें तो एलिमिनेशन की आदत डाली। जैसे 2021 में देखेगा, सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% में परागन, पॉलिनेशन प्राणियों द्वारा होता है। परागन समझते हैं, फूल के मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाना, मतलब दूल्हे को दुल्हन के घर तक जो ले जाने की प्रथा है, जिसको बारात कहते हैं, बायोलॉजी में उसको परागन कहते हैं। पॉलिनेशन वो मधुमक्खी करेगी, तितलियां करेगी, बर्ड्स करते हैं, कई लोग करते हैं, जिसमें पक्षी और स्तनधारी में चमगादड़, कि चमगादड़ भले ही पक्षी जैसा है लेकिन वो स्तनधारी है, इसलिए वो भी मदद करता है। किंतु कीट मुख्य परागनकारी है। परागन हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ विविध प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागन पर निर्भर हैं। परागन के लिए मक्षिका, मक्खियां थोड़ा सा गंदा शब्द है वो, इधर देखना, हनी बी का नाम है वो, मक्खियां सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है, 400 से भी अधिक फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। परागन एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंध का परिणाम है। भाई पौधों की निर्भरता मक्खी पर, और मक्खी भी तो पौधे पर निर्भर है, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी, और इनसे किसी भी प्रकार की कमी या ह्रास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। प्रभावी परागन के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधन की, मतलब पूरी तरह से राइटर बताना चाह रहा है कि पॉलिनेशन कितना जरूरी है और वो कौन करता है। पूर्वधारणा, परागनकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खाद्यान्न संसारण उत्पादन संभव नहीं है। क्या कहोगे आप? भारत का तो कोई, हम कहेंगे कि महोदय मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं है। अब देखो गौर करके, है वो तो, लड़ाई किस पर है? अगर दूसरा सही हुआ तो भी गलत हुआ, उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। मुझे बताओ, कहीं उसने कहा कि एक धान्य कृषि, हम कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्र में परागन कार्यों की अत्यधिक कमी हो जाती है, कीटों में विविधता, पौधों में विविधता लाती। आप एलिमिनेशन की तरीके समझ में आ रहे हैं? और ऐसे सवाल मत छोड़िए, क्यों? क्योंकि इनमें कोई एक तो निकलेगा जिसमें हम दावा कर सके। अब थोड़ा सा और कठिन सवाल है। अंजीर एक पौधे का नाम है, फिग ट्री को कहते हैं अंजीर। वृक्षों को भारत, पूर्वी एशिया, अफ्रीका में पवित्र माना जाता है। ये कृषि और शहरी क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाते हैं जहां अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते। प्राकृतिक वनों में जब अन्य संसाधनों की कमी होती है, अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं और विविध प्रकार के फल खाने वाले प्राणियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं। यदि फल भक्षी पक्षी और चमगादड़ अत्याधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थान पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर आते जाते रहें तो पवित्र अंजीर वृक्ष प्रचुर संख्या में फल भक्षियों को बढ़ावा दे सकते हैं। अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातियों के वृक्षों के असंख्य पौधे फिर उग सकते हैं। मतलब ये वो बताना चाह रहा है कि एक अंजीर का पौधा न केवल कई लोगों के लिए भोजन का काम करता है, बल्कि वो दूसरे पौधों को बढ़ने में भी, क्योंकि फिर बहुत सारे जीव जंतु जब उसके कारण जिंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीज दूसरे पौधों के भी फैलाए जा सकते।
प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष कुंजी प्रजाति होते हैं। तो कुंजी प्रजाति जो संख्या में कम, लेकिन जब पारितंत्र खतरे में हो तब वो उसको बचा लेगा। क्या ऐसा है? दिया उसने। जब अन्य संसाधन की कमी होती है तो अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए कराते हैं। मतलब पहला तो गारंटेड, और अगर ऐसा है फिर लड़ाई में आ जाते हैं। अब केस दूसरे और तीसरे चौथे से समझ में आएगा। अंजीर के वृक्ष वहां भी उग सकते हैं जहां अन्य बड़े काष्ठीय वृक्ष की जातियां नहीं उग सकती। जहां अन्य बड़े वृक्ष और कृषि शहरी क्षेत्र में पाए जाते, जहां अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते वहां भी अंजीर के वृक्ष, मतलब जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र वृक्षों की भूमिका हो सकती है। अन्य वृक्ष जातियों के बीजों के प्रकीर्णन में अंजीर वृक्ष की भूमिका हो सकती है। वैसे तो मेरे हिसाब से तीसरा और चौथा भी हो सकता है, बट अभी देखते हैं। पहला ए आंसर 1 2, बड़े काष्ठीय वृक्ष की जातियां नहीं उग सकती, क्योंकि तीसरा और चौथा देखो यहां भी बताया उसने, और पवित्रता के आधार पर वो कह रहा है कि प्रचुर संख्या में बढ़ावा देते हैं। ये देखते हैं, डी आंसर दिया है, तीसरा और चौथा। मतलब मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर चारों ही हो सकता है, क्योंकि ये दिया है उन्होंने जहां पर अन्य संसाधन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जहां अन्य बड़े वृक्ष अंजीर के नहीं उग सकती है ना, दावा कहां कर रहा है, सकती है। बड़े काष्ठीय वृक्ष की जातियां जहां नहीं उग सकती वहां अंजीर के वृक्ष, पॉसिबिलिटी बोल रहे हो। पर वही यूपीएससी के आंसरों को हम दाव चैलेंज नहीं कर सकते, तो आंसर जो कहा उन्होंने के अकॉर्डिंग हम आंसर बदल रहे हैं। आंसर आना चाहिए डी। 22 के सवाल आखिरी है। आइए, अभी इसके तो आंसर है ही नहीं, पर फिर भी अब आंसर क्या आएगी तब आप मानेंगे, लेकिन फिलहाल में जो आंसर मैं बताऊंगा उसको आप सत्य मानेंगे। रिसर्च को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। समझ में आ गई बात? समकालीन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च को प्रोत्साहित किया है, न केवल उस मामले में जहां रिसर्च जरूरी है, बल्कि उस सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकर विषय में भी। मतलब हमारे यहां रिसर्च में ये नहीं देखते कि उसका कोई बेनिफिट होगा कि नहीं, बस वो रिसर्च करते रहते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होती, या जितनी भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, रिसर्चकर्ताओं का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषण के लिए उसके परिणाम महत्व के हो, जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती रिसर्चकर्ता द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यीकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सके। मतलब लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, रिसर्च भले ही बकवास हो, लेकिन जो रिसर्च करने वाला है वो कितनी ईमानदारी से और कैसे कर रहा है, उससे ये तो रिजल्ट सामने आ ही जाते हैं। किंतु जहां रिसर्च मौलिक नहीं है और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहां इसका उद्देश्य वैज्ञानिक ना होकर साहित्यिक या ऐतिहासिक हो, तो यह आशंका है कि यह पूरा कार्य, अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे ही पीएचडी वालों पर आरोप लगाए लेखक ने। हमारे यहां पीएचडी कैसे होती है? इंटरनेट से किसी की रिसर्च, दूसरी रिसर्च, तीसरी रिसर्च, कॉपी पेस्ट। तो वो देखना लेखक क्या कह रहा है। देखो भाई, अगर उस रिसर्च का कोई रिजल्ट इंपॉर्टेंट है तो वो रिसर्च तो अपने आप काम, लेकिन अगर उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी वो रिसर्च काम की है, अगर रिसर्च करने वाला ईमानदारी पूर्वक उसके लिए कोई काम कर रहा। लेकिन आखिरी के पैराग्राफ में वो क्या बोल रहा है? किंतु जहां रिसर्च मौलिक नहीं है, सिर्फ सामग्रियों को इधर उधर से जुटाने भर से जुड़ी हुई है, वहां तो ये पूरा काम ही बेकार है। तब हमारे देश के पीएचडी वालों पर आरोप लगाया है। यह कभी भी, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक के क्या विचार है, यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होती। मैंने तो बताया, अगर रिजल्ट ना भी काम के हो तब भी मूल्यवान है, अगर वो मौलिक तरीके से
की गई हो तो ये तो गारंटेड, ये कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना, यह हमेशा ही बहुत। देखना, लेखक का विचार प्रोत्साहित करता है, समकालीन विश्वविद्यालय के अनुसंधान को प्रोत्साहित किया, न केवल उन मामलों में जहां रिसर्च जरूरी है, बल्कि सभी प्रकार के अलाभकर विषय में भी वैज्ञानिक रिसर्च संभवतः कभी भी मूल्यहीन। इसका मतलब लेखक क्या मानता है, कुछ न कुछ तो उसका होता ही है, लेकिन वो कहां आरोप लगाता है कि वो बेकार हो जाती है, जब आप मौलिक की जगह कॉपी पेस्ट की बात करें। आंसर आना चाहिए था इसका 71 का सी। अब मैं ये दावा कर रहा हूं, बट मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी गलती करेगी, श्योरली इसका आंसर सी है। जैसे अब ये सवाल ऐसे होते हैं कुछ जहां आप ये नहीं सोच सकते कि कुछ पॉसिबिलिटी, जहां आपको अंदर से आवाज आ जाती कि नहीं है यही होगा, तो यहां पर कभी डाउट, मैं कहूंगा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का ही रिस्क। लेखक के अनुसार किसी प्रबुद्ध रिसर्च के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते। किसी प्रबुद्ध रिसर्च के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। किसी प्रबुद्ध अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। किसी प्रबुद्ध अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही, अब देखो ये निपटा देगा आप में से कई लोगों को, सब चीजें एक जैसी दिख रही, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम। Not many researcher result can be of value to a intelligent investigator. A researcher result is always valuable. ये ऑलवेज है क्योंकि उसने यहां कहा है कभी भी पूरी तरह से मूल्यहीन, मतलब हमेशा उसका एक, और वो किसके लिए बोल रहा है, इंटेलिजेंट। ये देख लो, इनसिग्निफिकेंट जहां पर बातचीत आएगी, जहां पर इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन मतलब मौलिक, जहां आप केवल जो को इधर उधर से कट पेस्ट ना कर रहे। तो इसका आंसर आना चाहिए बी। आज का आखिरी कॉम्प्रिहेंशन, चेहरे भयानक ना करिए अभी, तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था कि 1 बजे तक कंटिन्यू, क्योंकि अब इसके बाद आएगा रीजनिंग। और अब देखो मैं आपको बता दूं, आप जो उम्मीद लेकर आए हैं, मतलब जो लोग सोच कर बैठे कि सर अब रिवीजन कराएंगे तो कुछ जादुई चीज करेंगे, आप यहां गलत हैं। जादू हो चुका है पिछले 1 साल में, ये तो जादू को समेटने का टाइम है। अब जिसने कभी जादू किया ही नहीं, समेट कैसे पाएगा। तो जिन लोगों के चेहरे भयानक हो रहे, जब मैं आपको समझा रहा था चीजें, एक एक तरीके से बता रहा था कि देखो भाई थोड़ा प्रॉपर तरीके से तैयारी करना। जैसे कॉम्प्रिहेंशन जिन्होंने पढ़े 10 दिन 15 दिन, अब वो एक समरी कर रहे कि देखो भाई ये ध्यान देना है, ये ध्यान नहीं देना। डाटा सफिशिएंसी जिसने पढ़ा, उसने आज ये समरी की कि यूनिक आंसर होना चाहिए और उससे बियॉन्ड जाना नहीं है। ये समरी है, पर ये उसी के दिमाग में एंटर कर पाएगी जिसने पढ़ा होगा। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन कक्षाओं को केवल दोहराने के माइंडसेट से पढ़ना। आप अगर इस माइंडसेट से पढ़ रहे कि सर अब बहुत अच्छे से कवर करा देंगे, तो वो 2.5-3 महीने की कक्षाओं में कवर आए। ये युद्ध का समय है, जहां केवल अब अंतिम रूप से बताया जाएगा कि ये हथियार अच्छा है और ये हथियार बुरा है। आज का आखिरी कॉम्प्रिहेंशन, और फिर हम आएंगे रीजनिंग पर, जिसमें चैप्टर हम कवर करेंगे लगभग 15। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें शॉर्ट में कवर करते हुए। विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्न की उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक पहुंच गई है। क्या समझे इस लाइन से आप? अब आप उसे और भी इंक्रीज, बस हो गया, मैक्सिमम उत्पादन जितना मिल सकता था मिल चुका। उपज को न तो नई किस्में और न ही अनोखे कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, और न ही अब ऐसी काफी जमीन बची है जिन पर खेती ना हुई हो और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। यदि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए बेकार हो जाएंगे।
प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है। बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीक कुछ स्थानों पर उष्ण कटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अपनाई जा रही है। टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू न की जाए। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीक पर उतना ही लागू है जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणाली को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कि कितना और कब उर्वरक प्रयुक्त करना चाहिए पहुंचाया जाए, तो इससे मानवता के लिए अत्याधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकेगी। इस तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधा जैसी चीजें भी बढ़ेगी, जिससे सरप्लस खाद्यान्न की बाजार तक ढुलाई की जा सकेगी और उनकी बर्बादी को कम। मतलब राइटर ने पहले तो हमें बताया कि हम उत्पादकता के चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका और विकसित देशों में जो चीजें हो रही अगर वो हमारे अफ्रीका और एशिया के किसान तक पहुंच जाएं तो उसके हमें कई सारे लाभ मिल सकते। कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। मैंने कहा पहुंचाना भी बाकी है। कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई। नहीं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तो अपनाई गई, लेकिन जिस तरीके की नई टेक्नोलॉजी अब इस समय लागू है अमेरिका और उसके अमीर किसानों के पास, वो हम तक अभी पहुंची, तो हम कहेंगे कि अभी कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है और कृषि प्रौद्योगिकी जो बदल रही है वो अभी तक हमारे देशों तक नहीं पहुंची। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीक में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते। देखो उसने ये नहीं कहा कि खाद्यान्न की बर्बादी वे कम करते, लेकिन वो ये इधर जरूर कह रहे हैं कि अगर विकसित विकासशील देशों में ऐसा हुआ तो उससे खाद्यान्न की बर्बादी, अमीरों के बारे में उसने हमें बताया। और पहली वाली बात तो भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा क्योंकि लिमिट हो गई है। कॉरपोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न कहीं से कहां तक, तीनों में आंसर। यहां पर हम बातचीत अगर कहें तो कॉम्प्रीहेंशन की समरी का टाइम है। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो राइटर ने कहा उतने ही दायरे में रहना है। दूसरा, आप जब कॉम्प्रीहेंशन पढ़े तो केवल पढ़े नहीं, उसको बीच में रोक रोक कर समझते चले ताकि आप उसके सही थॉट को पहचान सके। एक्सट्रीम वर्ड जहां है एलिमिनेट करते चलिए क्योंकि वो आंसर नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके सामने कई कथन हो तो ढूंढिए कौन सा गारंटेड सही या कौन सा गारंटेड गलत। अगर ये ढूंढ पाए तो उत्तर में गारंटेड चीजें निकलेगी। इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वही जहां तुम्हें अंदर से आवाज आए कि इसका उत्तर कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं अभी जो आखिरी के 3 सवाल, इसमें गारंटेड आवाज आई, गारंटेड आई इसमें भी, पर यहां भी कंफ्यूजन है। इसको क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा आवाज, जैसे अंदर से कुछ चीजें पता चल जाती कि देखो भाई ये तो होगा ही। मैं कहूंगा कि एक बार यहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप तीसरे 23वें सब नंबर के सवाल में तो कहेंगे सर कुछ भी हो जाए। दूसरा तो जहां आपको श्योरिटी मिल रही, मान लो 28 सवाल आ रहे हैं, उन 28 सवालों में मात्र 12 सवालों में आप ऐसा पहुंच गए, तो 12 मतलब कितने नंबर आ गए, इतनी जरूरत थी मिल चुकी है। अब बचे हुए हमारे जो 16 प्रश्न हैं, इसमें मैं 6 प्रश्न छोड़ूंगा और 10 में रिस्क ले लो। रिस्क मतलब 2-2 ऑप्शन थे, 2 तो कंफर्म थे, एलिमिनेट हो गए थे, बस 2-2 बचे थे। इतना मान के चलते हैं 3 तो सही हुए होंगे, 3 गुना में 2.5,
7 गलत हुए 0.83, 5 नंबर का नुकसान, कितना बेनिफिट। मुफ्त का ही है ना, क्या थोड़ी मेहनत की है तुमने। मेहनत ये है। कितने नंबर आ गए। डाटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो कठिन बनाता है पेपर को। डाटा सफिशिएंसी पेपर को टिपिकल कर रहा है रियलिटी में। 2020 में 4 सवाल थे, 21 में 5, 22 में 5, मतलब वेटेज बढ़ रहा। तो यहां पर अगर 5 में से तुम 3 तक सही तरीके से पहुंचे तो 2 स्किप करो, मत करो, अटेम्प्ट मत करो उसे, क्योंकि वहां चांसेस गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है। इस तरीके से एक एक क्वेश्चनों को आगे बढ़ो। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। मैराथन क्लास आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रहे हैं, इसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा ताकि आपको आने वाले समय में एक बेहतर तरीके की जानकारी मिल सके। यदि आप 2024-25 की प्लानिंग कर रहे हैं, 2024-25 यदि आप एक प्रॉपर तरीके की गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से तैयारी पूरा करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। सवाल यह है कि क्यों अनअकैडमी। तो ये सब्सक्रिप्शन वैसा सब्सक्रिप्शन नहीं है जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में कोर्स आप जब परचेस करते हैं तो आपको एक टीचर और एक कोर्स दे दिया जाता है। ये एक ऐसा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको केवल एक टाइम लिमिट बाउंडेड है, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर की क्लास देख सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट पर जितनी क्लासेस चल रही वो सब देख सकते हैं, जितने टेस्ट हो रहे वो सब दे सकते हैं। अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। इसी में आपको मटेरियल मिलेगा, इसमें आपके डाउट क्लियरिंग होंगे, इसी में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, मल्टी एजुकेटर्स मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ने का मौका। तो यदि आप तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि इससे बेस्ट और कोई नहीं। पिछले 2 वर्षों का अद्भुत रिजल्ट आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 170 से ज्यादा टॉपर 2020 में और 197 टॉपर 2021 में अनअकैडमी ने दिए, सबसे बेहतरीन रिजल्ट। और इस समय अनअकैडमी ने एक बेहतरीन चीज की है, जो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो गरीब है। उन्हें लगता है कि वो, क्योंकि अनअकैडमी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में जो सबसे ज्यादा फ्री मटेरियल उपलब्ध कराता है, लेकिन कई बच्चों का कहना था कि भाई हमें अनअकैडमी से क्लासेस चाहिए मिनिमम प्राइस में। तो अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी स्टोर। इसके माध्यम से आपको जीएस, सीसेट और करंट अफेयर की क्लासेस बहुत मिनिमम प्राइस में, ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, लाइव क्लासेस भी रहेगी। ये मॉड्यूल टाइप है। मॉड्यूल किसे कहते हैं? यदि आपने यूट्यूब पर बहुत कुछ कवर कर लिया लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो आप अनअकैडमी स्टोर के माध्यम से कवर कर सकते हैं। पर अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन, तो आपके पास है प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक क्या होता है? आइकॉनिक में आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप MK लाइव रिफर कोड यूज करेंगे तो आपको 2 मेंटर मिलेंगे। एक मेंटर तो मिलेगा जो अनअकैडमी देगी, और एक मैं, क्योंकि आपने MK लाइव रिफर कोड यूज किया है तो हर महीने 2 बार मैं आप लोगों से मीटिंग करूंगा और आपके पर्सनल डाउट, जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको देते रहूंगा। तो आइकॉनिक जो है उसमें सारे प्लस बेनिफिट, 1-to-1 मेंटरशिप, डिस्कॉर्ड नामक ऐप पर डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, पूरी तरह से लाइब्रेरी, आपको ओपन लाइब्रेरी, खास करके डिजिटल लाइब्रेरी, और ऑफलाइन टेस्ट भी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। अब अनअकैडमी ऑफलाइन मोड में भी आ चुका है इंग्लिश मीडियम में, वहां भी आपको ऑफलाइन के साथ ये पूरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लस वाला मिल जाता है। प्लस में सारी चीजें मिलेगी, बस मेंटर नहीं मिलते हैं, बाकी आपको सीसेट, जीएस, करंट अफेयर, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें मिलती है। मटेरियल भी आपको लेना नहीं है, सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आइकॉनिक में फिजिकल मटेरियल मिल जाता है, प्लस में आपको पूरा डिजिटल मटेरियल मिल जाता है, ताकि आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकें। MK लाइव हमारा रिफर कोड है। ये क्या होता है भाई? तो हमारा ये रिफर कोड आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और सबसे बेस्ट ऑफर उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ MK लाइव में हम डाउट क्लियरिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं,
मॉक टेस्ट आप हमारे वाले टेस्ट देते रहोगे, पर्सनल मेंटरशिप हमारी तरफ से मिलती है और अनअकैडमी के वो सारे बेनिफिट एक ही कोर्स में, प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो ये है अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप इससे बेटर प्लेटफॉर्म ढूंढ पाए तो मुझे कमेंट्स करिएगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू देखते चलिए मैराथन क्लास। धन्यवाद। अब हम आखिरी सेगमेंट पर हैं जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, एवरेज अच्छा होना चाहिए। पर इसमें जो लाइन ग्राफ है वो कई बार बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, तो मैं वो लाइन ग्राफ के सवाल आपको दिखा देता हूं। जैसे कई बार 2011 में सवाल आया था कि ये 4 ग्राफ आपको दिए गए, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ कौन सा है। एबीसीडी नीचे दिए गए प्रश्नांक का उत्तर दीजिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कौन सा है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ उसे कहते हैं जहां पर ग्रोथ पहले धीमे होती है और फिर ग्रोथ अचानक रफ्तार पकड़ने लगती है, तो हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ आपको पता होने चाहिए। मैं कुछ ग्राफ आपके सामने रख देता हूं। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बता दिया। समानुपाती ए समानुपाती बी आ जाए, कोई दो वेरिएबल एक दूसरे के समानुपाती हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। व्युत्क्रमानुपाती वाला हो तो ग्राफ फिर ऐसा बनता है, इस टाइप का बनता है कर्व के साथ। तो एक एक्सपोनेंशियल ये वाला ग्राफ, समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनली वाला ग्राफ भी देख लीजिए। हाँ, लेकिन ऐसे सवाल भी कई बार आते हैं कि टाइम डिस्टेंस का ग्राफ दिया जाता है कि निम्नलिखित वेग समय आरेख पर विचार कीजिए। आलेख दो ऐसी रेलगाड़ियों को दर्शाता है जो समांतर पटरियों पर एक ही समय पर चलना शुरू करती है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा ध्यान से सुनना, किसी भी ग्राफ जिनके बीच में ग्राफ बनाया जाता है, जिनके बीच में ग्राफ बनाया जाता है वो हमेशा ही उस ग्राफ के द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया के बराबर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्राफ जिन दो चरों के मध्य बनाया जाता है उन दोनों का गुणनफल हमेशा उस ग्राफ के एरिया के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एस इंटू टी बराबर दूरी और एस इंटू टी बराबर एरिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी डिस्टेंस है वो एरिया के बराबर होगा। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और मुझे बताइए कि रेलगाड़ी ए का जो एरिया है और रेलगाड़ी जो बी का टोटल एरिया आएगा, बी का एरिया ज्यादा आएगा, मतलब बी के द्वारा तय की गई दूरी तो ज्यादा होगी। ये तो रिजल्ट निकाल सकते हैं हम। तो आइए पहला देखते हैं कि बी का त्वरण रेलगाड़ी ए से ज्यादा है। बिल्कुल बी वाले की स्पीड देख लो आप, और ये तो कांस्टेंट है, इसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रही है। रेलगाड़ी बी सदैव ए की अपेक्षा तेज दौड़ी, बिल्कुल हमेशा ही हर जगह पर बी की स्पीड ज्यादा मिलेगी आपको। टी समय पर दोनों रेलगाड़ियों का वेग समान हो गया, बिल्कुल यहाँ 0 पर दोनों का वेग सेम है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर वो पूछ रहा है गलत कौन सा है। T0 पर दोनों रेलगाड़ियां समान दूरी तय करती है। जी नहीं, बी वाले की दूरी ज्यादा है, बी की डिस्टेंस ए से ज्यादा है। आंसर आएगा कि डी वाला स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे इस टाइप के सवाल भी यूपीएससी ने पूछे हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं। वो कह रहा है कि आवरली कितनी कमाई की अलग अलग वर्ष में, वो ये इस ग्राफ में भी दिखाया गया और इस ग्राफ में भी दिखाया गया। बस अंतर इतना है कि इस ग्राफ में शुरुआत 20 से की और इस ग्राफ में शुरुआत 0 से की। बाकी तो आप वैल्यू देखो, 14 में 25 थी, 14 में 25 है, 15 में 30 है, 15 में 30 है, 16 में 35 है, 35 है और 17 में 40 है। बिल्कुल सेम है। ई के मूल्य अलग अलग है नहीं, दोनों में ई के मूल्य सेम है, ई का परिसर दोनों में सेम है, दोनों की प्रवणता सेम है। देखो सब में अलग अलग कह रहा है वो, बस एक ही जगह पर हम कहेंगे कि दोनों की प्रवणता समान है। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी।
पर कभी कभी ग्राफ में इस पैटर्न के सवाल मिलते हैं जहां पर कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस सवाल को देखना, इन विच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम। ये प्रॉफिट है, अलग अलग ये वर्ष है, और ये एवरेज प्रॉफिट है साल का। तो आप जरा देखना, बी का प्रॉफिट 4000, 4000, 4000, 4000, 5000 और फिर कुछ ज्यादा। ए का प्रॉफिट आप देखते चलो 3000, 4000, 5000, फिर कुछ और बीच में आ गया, फिर 4000 और फिर 6000 है। तो किस वर्ष दोनों का प्रॉफिट सेम है, देख लीजिए। दोनों का प्रॉफिट इसी जगह क्रॉस कर रहा है, 1996 में दोनों का प्रॉफिट बिल्कुल सेम होगा। What is the difference between the average profit of B and A? B का A से प्रॉफिट डिफरेंस क्या है 1998 में भाई? तो 1998 में हमें A की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन B की वैल्यू 4000 है और A की वैल्यू 4000 से कम लेकिन 3000 से ज्यादा है। मतलब B और A का डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, और ऑप्शन से किस्मत में एक ही है पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन सी आएगा। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू ज्यादा है, बाकी सब नेगेटिव है तो हट ही गए अपने आप ही। हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999? 1999 की तुलना में 1999 की तुलना में ए का जो लाभ है वो 2000 में, वर्ष 2000 में कितना ज्यादा है? तो ये 4000 का प्रॉफिट था और ये 6000 का प्रॉफिट है। तो वर्ष 2000 में 2000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट आया है। ईयर 2000 में 99 के रिस्पेक्ट में 2000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट है। वो कह रहा है 97 से लेकर वर्ष 2000 तक बी का ट्रेंड क्या रहा? बी का ट्रेंड 97 से लेकर 2000 तक तो या तो कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, मतलब कभी घटा नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग। फ्लक्चुएटिंग नहीं लिख सकते, फ्लक्चुएटिंग में उतार चढ़ाव आता है। यहां पर या तो कांस्टेंट या बढ़ रहा है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग आंसर आपने चुनना चाहिए था। तो इस टाइप के सवाल आते हैं लाइन ग्राफ में। पाई चार्ट का मतलब आप लोगों को अगर ना पता हो तो एक सर्कुलर डायग्राम होता है जिसमें डाटा या तो एंगल में दिए जाते हैं या परसेंट में। अगर परसेंट में दिया गया तो वो 100% के बराबर होगा, अगर डाटा एंगल में दिया गया है तो 360 डिग्री के बराबर 100% रहेगा। कभी कभी जो जोड़ होता है ना वो ज्यादा आ जाता है, अगर ज्यादा जोड़ आ जाए तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक चीज को दो दो बार शायद काउंट किया गया होगा, जैसे बीमारियों के लिए बनाया जाता है, किसी खेत की फसल के लिए बनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि वो ओवरलैपिंग का रहेगा। जैसे आप जरा देखिएगा, ये यूपीएससी का प्रश्न है। दोनों शहरों में बीमारियों के वितरण को दिया गया है। पहला प्रश्न है कि दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अधिक है? ये नगर ए का है और ये नगर बी का है। टाउन ए और टाउन बी की बातचीत की गई है। यहाँ टाउन बी में 24% डायबिटीज के पेशेंट है और यहाँ 18% है। पर वो कह रहा है संख्या, संख्या लाल लालियो ध्यान से समझना, जब तक पूरे नगर की आबादी ना दी जाए कि टाउन ए की टोटल आबादी कितनी है, तब तक उसका 18% समझ में नहीं आएगा। जब तक टाउन बी की आबादी ना दी जाए तब तक उसका 24% समझ में नहीं आएगा। तो ये मत सोचना कि सर टाउन बी में परसेंट ज्यादा है। परसेंट ज्यादा मान लो कि टाउन बी की आबादी मात्र 1000 हो और टाउन इसकी आबादी 10,000 हो, तो 10,000 का 18% भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका 24% मात्र 240 रह जाएगा। तो जब तक आप ये ना बताओ कि टाउन की पॉपुलेशन कितनी, हम कोई रिजल्ट नहीं बता सकते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता है कि किस नगर में डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा हैं। इस आरेख के आधार पर हम उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से अधिक बीमारी है? एक से अधिक बीमारी तभी हो पाएगी जब ओवरलैपिंग होगा, मतलब जोड़ 100 से ज्यादा आएगा। तो जरा जोड़ करके देख लो, 13, 18, 13, 22, 34, 8 और 6, 14 और 6, 20, 3, 6 और 2, 8, 100% आ रहा है इसका तो बिल्कुल। 24, 19, 30, 28, 20, तो 9, 4, 17, 21, 3 और 2, 5, 5 और 5, 10 और 2, 12, 121% आ रहा है। कंफर्म टाउन बी में जोड़ 100% से ज्यादा है,
या कुछ लोगों को हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो और मोटापे की बीमारी दोनों हो, या हाई ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट डिजीज की बीमारी हो, मतलब दोनों बीमारियां हो, दो बीमारियां हो, तभी यहाँ जोड़ ज्यादा आया होगा। ऐसे लोग शहर बी में मिलेंगे, गारंटेड। इसका आंसर आना चाहिए था कि शहर बी में एक से अधिक रोग वाले व्यक्तियों के होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जोड़ 100% से ज्यादा है। फिर कभी कभी इस पैटर्न के सवाल भी आ जाते हैं जिसमें आंकड़े दिए गए हैं कि एक पाई चार्ट दिया गया है जो अलग अलग किसी गांव की फसलों को बताता है, जमीन के एरिया को बताता है। कौन सी 3 फसलें 50% एरिया को ऑक्यूपाइड करती है? तो 50% मतलब 180 डिग्री भाई। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री बराबर 100%। तो 180 डिग्री अगर हम बात करें तो 72 डिग्री, 72 डिग्री और 36 डिग्री, कुल 180 डिग्री आ रहा है एग्जैक्टली। तो चावल, गेहूं और जौ, चावल, गेहूं और जौ, wheat, राइस एंड बार्ले, wheat, राइस एंड बार्ले, wheat, राइस एंड बार्ले, इन्होंने तो ऑप्शन नहीं दिया है। मोर देन 50%, क्षमा चाहूंगा मैं, मोर देन 50% है तो 180 से ज्यादा आना चाहिए। फिर तो मेज लेना पड़ेगा। 72 डिग्री, 72 डिग्री, 45, 189 डिग्री आ रहा है जो कि 50% से ज्यादा होगा। तो आना चाहिए वीट, राइस, मेज, वीट, राइस और मेज। अगर 50% पूछा होता तो वीट, राइस, बार्ले, 50% से ज्यादा तो वीट, राइस, मेज। अदर को नहीं ले सकते क्योंकि अदर कोई एक फसल नहीं, कई फसलों का योग होगा। If 10% of the land reserved for rice be distributed to wheat and barley in the ratio 2:1, then the angle corresponding to wheat in the new pie chart will be। अगर जमीन का 10% जो भाग है वो गेहूं और जौ का 2:1 में बांटा जाए, रिजर्व जो चावल का 10%, तो पहले तो चावल का 10%, 72 डिग्री का 10% हो जाएगा 7.2 डिग्री महोदय। 2:1 में बांटने का मतलब हुआ 2/3 और 1/3। तो 2/3 और 1/3, तो हम ये कहेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 और 2/3, 1/3 2.4 और 4.8। तो एंगल क्या हो जाएगा अब वीट और बार्ले का? तो वीट का एंगल अब बढ़ जाएगा 72 डिग्री से 4.8 और जोड़ दो तो 76.8 डिग्री हो जाएगा। वीट का ही पूछा है तो 76.8 डिग्री हो जाएगा। फिर एक आखिरी आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ को दंडाकार ग्राफ भी कहते हैं। इस टाइप के ग्राफ इसमें आते हैं। यूपीएससी का ही सवाल देख लेते हैं। 2015 या 14 का प्रश्न है, आई थिंक 14 या 13 का है। 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, 6 डिपार्टमेंट है, सॉरी। और उसमें पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में दिया है। फिर इधर क्या दिया हुआ है? फिजिक्स प्रोफेसर के एज को भी बताया गया है। फिजिक्स प्रोफेसर के एज के बारे में भी बताया गया है। ये हिंदी में है। भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, 6 डिपार्टमेंट के विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा विभागों में प्राध्यापकों की लिंग अनुसार संख्या। और ये भौतिकी के, केवल ये भौतिकी के जो प्राध्यापक है उनके लिए है। भौतिकी में 32 तो पुरुष और 8 महिलाएं, कुल 40 प्रोफेसर है। मतलब इन 40 प्रोफेसरों का ये ग्राफ है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में ये 28 पुरुष हैं, 8 महिलाएं हैं, 16 पुरुष हैं, 22 महिलाएं क्योंकि बीच में है बिल्कुल। तो ये 10 और ये 14, ये 4 और ये 6, ये 24 और ये 8। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 44। 35 से 44 के एज ग्रुप में 40% है। 40% फिजिक्स प्रोफेसर हैं। पर 40% किसका? इन 40 फिजिक्स प्रोफेसरों का, 32 और 8,
तो महोदय 40 का 40% ऐसे निकालेंगे हम लोग। कुल 16 फिजिक्स प्रोफेसर ऐसे जो इस एज ग्रुप में आएंगे। बहुत इजी सवाल यूपीएससी पूछती है, डाटा बहुत इजी देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन डिपार्टमेंट हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल? पुरुष महिला अनुपात सबसे अधिक किसमें है? जहां पुरुष ज्यादा होंगे और महिलाएं कम होगी। तो पुरुष ज्यादा यहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं, बाकी में तो पुरुष कम है। बट सभी में महिलाएं 8 हैं, तो पुरुष सबसे ज्यादा किसमें आ गए? 32 में। मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में पुरुष महिला अनुपात सबसे ज्यादा होगा। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल? मतलब साइकोलॉजी में महिला प्रोफेसर कितना प्रतिशत है? साइकोलॉजी में 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, मतलब कुल 10 में 6, तो 6 महिला कुल 10 में परसेंटेज में चाहिए तो 60%। 60% महिला प्रोफेसर है। इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर इज द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट 2%, अगर साइकोलॉजी के प्रोफेसर देखे तो वो केवल 2% है यूनिवर्सिटी के, तो 2% 10 के बराबर हैं, तो टोटल 100% यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कितने होंगे भाई? 500 के बराबर होंगे। फिर ये 2000 शायद 18 का पेपर है, इसे आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि नीचे 6 महीने की अवधि के दौरान 3 अलग अलग प्रकार के स्टील के आयात को दर्शाया है। इसका अध्ययन कीजिए और इसके पश्चात आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है कुंडली, मतलब कुंडली मतलब कॉइल, धातु में कॉइल, कॉइल की धातु मंगाई गई, धातु चादर मंगाई गई है। और ये कतरन मतलब स्क्रैप, जो भी बचा हुआ होता है वो चीज मंगवाई गई है। ग्राफ हिंदी और इंग्लिश में एक ही है वो ग्राफ, बस हिंदी एक तरफ और इधर इंग्लिश लिखा गया है। वर्ष के पहले 3 महीने में चादर शीट स्टील का आयात 1000 टन में मापते हुए कुंडली के आयात से कितना ज्यादा है? तो चादर देख लो भाई, चादर मतलब शीट 3 महीने में ये लगभग 40, ये हमारा जो आ रहा है लगभग 36-37 पकड़ लो, और ये 36, तो 40, 37, 36 मोटा मोटा पकड़ो, तो यह आ जाएगा 6 4 10 11, 113 टन मंगाया गया था। और कुंडली कॉइल कितनी मंगाई गई थी? तो कॉइल 30, ये लगभग 31 और ये लगभग 33, तो 30, 31, 33। तो मोटे मोटे तौर पर आइडिया लगाओ, ये लगभग आ जाएगा 94, तो 113 में से 94 चला जाएगा, 13 में से 4 गए तो 6, और ये लगभग 13 में से 4 9 सॉरी 19 के आसपास डिफरेंस आएगा। हम कहेंगे कि 19 के आसपास डिफरेंस आएगा, बस इतना ही जोड़ करके डिफरेंस निकालने हैं। ऐसा ही सवाल अब आप ट्राई करना कि 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर की कुल वैल्यू कितनी होगी? तो ये चादर की यहाँ पर टन इंपोर्टेड कितना टन है चादर, ये हमने निकाला था, 3 का अगला 3 और जोड़ दो, और उसकी वैल्यू यहां दी हुई है। चादर की वैल्यू 256 है, तो 256 का वहां पर मल्टीप्लाई कर देना। वर्ष के प्रथम 3 माह में आयातित चादर और कतरन का अनुपात जैसा हमने पहला किया था, बस यार डिफरेंस निकालने की जगह अनुपात निकाल देंगे। तो इस टाइप के भी इसमें सवाल आते हैं। डीआई में मैथ्स आपका एवरेज और परसेंटेज अगर अच्छा हो तो ही डीआई के क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ ग्राफ के सवाल होते हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पैटर्न पर थोड़ा सा सवालों को देखते चलिएगा। तो ये था हमारा चारों सेगमेंट, हमने इसमें कवर करा दिए, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। रिवीजन ज्यादा करते चलिएगा और जितना हो सके इन 4 सेगमेंट पर थोड़ी बढ़त और पकड़ बनाते रहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, पिछले मैंने 3 मैराथन लिए, लगभग उसमें लाखों व्यू हैं, लेकिन लाइक के मामले में बड़ी कंजूसी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उतने लाइक क्यों नहीं है। एटलीस्ट 30%, 20% का मैं रेशो चाहता हूं। अगर आपको नहीं पसंद आता या कोई चीज आपको लगता है तो क्या 12 घंटे में 2 घंटे भी मैंने ऐसा काम नहीं आपको बेहतर करके दिया होगा कि आपका मन करे कि नहीं सर एक लाइक तो बनता है। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए।
अगर आप अपने अनुभव जरूर शेयर करिए कि पूरे मैराथन में आपको क्या अनुभव हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कितना अच्छा लगा, कितनी रेटिंग आप देंगे, 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हमारी ये मेहनत आपको कितनी पसंद आई, आपने कितना पसंद किया, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, कौन सी बात ठीक नहीं लगी। कुछ फैक्ट में अगर गलती हुई हो तो उसे भी आप सूचित कर सकते हैं। मैसेज जरूर करते जाइए, लाइक जरूर करते चले जाइए और शेयर कर सकते तो बहुत बड़ी आपकी कृपा हम पर होगी और आपके शुक्रगुजार होंगे हम। तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करते चलिएगा। एक छोटी सी विनती है, इसे सभी लोग, भले आपने 1 घंटे की भी क्लास क्यों ना की हो, इस तीनों में से कोई एक काम जरूर करिएगा और इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, जैसे आपने अपने हमारे जो पुराने वीडियो उसको बहुत प्रेम दिया है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।